अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी बिच्छू लड़की, दूसरा हिस्सा। केटी तेजी से मंदिर में वापस आ गई। मंदिर की कोठरी के फर्श पर सुर्ख और सफेद लड़की उसी तरह बेहोश पड़ी थी। केटी ने सुराही में से पानी निकालकर उसके मुंह पर छींटे मारे, मगर लड़की को होश न आया। केटी ने सोचा कि हो सकता है कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसे होश आ जाए। इस ख्याल से केटी ने लड़की को उठाया और दूसरी कोठरी में ले जाकर जो खाली पड़ी थी फर्श पर लेटा दिया। केटी ने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और खुद मंदिर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। उसे बैठे बैठे शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। कुछ देर बाद रात पड़ गई। जंगल में गहरा अंधेरा छा गया। केटी ने कोठरी में जाकर देखा, लड़की अभी तक बेहोश पड़ी थी। वो तेजी से बाहर आ गई। उसको एक जंगली आदमी नजर आया जो दूसरी कोठरी के बाहर इस तरह जमीन पर लेटा चीख रहा था कि एक बड़े सबज सांप ने उसके जिस्म के गिर्द अपने आप को पूरी तरह से लपेट रखा था। जंगली आदमी के हलक से बड़ी अलमनाक चीखें निकल रही थीं। केटी ने सांप की जुबान में आवाज दी, इसको छोड़ दो। सांप जो जंगली के जिस्म को बल दे रहा था वहीं रुक गया। वो इस बात पर बेहद हैरान हुआ कि उसकी जुबान में वहां उसे किसने आवाज दी है। सांप ने अपनी जुबान में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें हमारी जुबान कैसे आ गई? केटी ने कहा, मैं अजीम नाग देवता की बहन केटी हूँ। ये जुबान मुझे अजीम नाग देवता ने ही सिखाई थी। सांप ने फौरन अपना सर झुका दिया और अदब से बोला, अजीम नाग देवता की बहन, मेरा सलाम कबूल करो। केटी ने पूछा, तुमने इस जंगली को क्यों जकड़ रखा है? जंगली अभी तक सांप के शिकंजे में चीख रहा था। उसे ना तो केटी की आवाज आ रही थी ना सांप की, क्योंकि वो दोनों सांपों की जुबान में बातें कर रहे थे जो हल्की हल्की सीटियों जैसी थी। सांप ने कहा, यह जंगली मंदिर के अंदर किसी औरत को अगवा करने आया था। इसका एक साथी पीछे खड़ा पहरा दे रहा है। मैंने इनकी बातें सुन ली थी और मासूम औरत को इनके जुल्म से बचाना चाहता था, क्योंकि ये जंगली लोग आदमखोर हैं और औरतों को पकड़कर बड़े शौक से खाते हैं। केटी ने कहा, इसको काफी सजा मिल चुकी है और अब मैं बेहोश औरत की हिफाजत के लिए मौजूद हूँ, इसे छोड़ दो। सांप बोला, आप जैसे कहती हैं मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन अजीम नाग देवता की बहन, ये आज नहीं तो कल उस औरत को उठाकर जरूर ले जाएंगे। ये कहकर सांप ने जंगली को छोड़ दिया। सांप के शिकंजे से निकलते ही जंगली बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागा और दरख्तों के अंधेरे में गुम हो गया। केटी ने सांप से कहा, मेरे साथ कोठरी में आओ। औरत बड़े दिनों से बेहोश है, मेरी समझ में नहीं आता कि उसे कैसे होश में लाऊं। सांप केटी के साथ दूसरी कोठरी में आ गया। सांप को केटी का धुंधला साया नजर आ रहा था। उसने बेहोश लड़की को देखा और फिर उसके जिस्म को सूंघकर कहा, अजीम नाग देवता की बहन केटी, इस लड़की को एक ऐसी जंगली बूटी पिला दी गई है जिसका असर इस पर हो सकता है 1 साल तक रहे। केटी ने हैरानी से कहा, तो क्या ये 1 साल तक बेहोश रहेगी? क्या तुम कोई ऐसा तरीका नहीं जानते जिससे ये लड़की होश में आ जाए? सांप कहने लगा, इसे लेकर जंगल में मेरे गार में चलें, वहां मेरी नागिन भी मेरे साथ रहती है, हो सकता है उसको कोई तरीका मालूम हो। केटी ने कहा, मैं इसे उठाती हूँ, तुम आगे चलो। केटी ने ऐसा ही किया। बेहोश लड़की को उठाकर अपने कांधे पर डाला, जो उसके कांधे पर आते ही गायब हो गई। सांप जंगल में आगे आगे रेंगने लगा। झाड़ियों और दलदली गढ़ों से बचता सांप जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां छोटी पहाड़ियों की ढलानें थीं। उन ढलानों में एक जगह छोटा सा गार बना हुआ था। सांप ने कहा, अजीम नाग की बहन केटी, ये मेरा गार है। केटी गार में चली गई। उसने देखा कि गार जहां खत्म होता था वहां एक काली नागिन फन उठाए बैठी थी। उसने सांप को देखते ही अपनी जुबान में कहा, तुम जंगल में कहाँ चले गए थे? सांप ने कहा, नागिन, मेरे साथ अजीम नाग देवता की बहन केटी और एक बेहोश औरत भी है। नागिन ने फौरन अदब से सर झुका दिया। केटी ने नागिन से उसी की जुबान में मुखातिब होकर कहा, नागिन, मैं नाग देवता की बहन केटी हूँ। ये लड़की कई दिनों से बेहोश है, क्या तुम इसे किसी तरह होश में ला सकती हो? सांप ने भी अपनी नागिन को सारी बात तफसील से बताई और उससे किसी जंगली बूटी के बारे में पूछा कि क्या वो बूटी इस बेहोश लड़की को होश में ला सकती है। नागिन ने कहा, हाँ, वो बूटी इसे सूंघा कर देखती हैं, हो सकता है इसे होश आ जाए। सांप उसी वक्त जंगल में गया और थोड़ी ही देर बाद एक स्याह रंग की बूटी ले आया जिसके डंडल पर नस्वारी रंग का फूल खिला हुआ था। नागिन ने कहा, अजीम नाग की बहन, इस बूटी के फल को बेहोश लड़की की नाक के करीब ले जाओ। केटी ने ऐसा ही किया। जो ही उसने बूटी का फल बेहोश लड़की को सूंघाया, उसने एक चीख मारी और आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही जब उसे गार के अंधेरे में 2 सांप फन उठाए अपने करीब नजर आए तो वो चीख मारकर एक बार फिर बेहोश हो गई। केटी ने नागिन से कहा, तुम लोग यहाँ से किसी जगह छुप जाओ, ये तुम्हें देखकर खौफजदा हो गई है। नागिन और सांप गार के अंदर ही बने हुए सुराखों में जाकर छुप गए। केटी ने दूसरी बार बेहोश लड़की को बूटी सूंघाई तो उसने एक बार फिर छींक मारकर आंखें खोल दी और खौफजदा होकर इर्द गिर्द देखा। केटी उससे बात करके उसे फिर डराना नहीं चाहती थी, मगर उसके साथ गुफ्तगू करना बहुत जरूरी था। लड़की अभी आंखें फाड़े गार में इधर उधर देख रही थी कि केटी ने कहा, मेरी आवाज सुनकर खौफ मत खाना बहन, मैं कोई चुड़ैल या जिन भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह की एक लड़की हूँ।
फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर जादू कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं किसी को दिखाई नहीं देती। लड़की ने घर में गैबी आवाज सुनी तो सहम कर दीवार के साथ लग गई। केटी ने उसे तसल्ली देनी शुरू कर दी। केटी ने कुछ इस तरह की बातें की कि लड़की का खौफ दूर हो गया। उसने कहा, यहाँ थोड़ी देर पहले 2 सांप थे, वो कहाँ हैं? केटी ने कहा, वो इसी घर में है, मगर वो हमारे दोस्त हैं। उन सांपों ने ही तुम्हें होश दिलाया है, उनसे मत डरना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये कहकर केटी ने सांप की जुबान में उन्हें आवाज दी। साथ ही उसने लड़की से कहा, मैं सांप की जुबान जानती हूँ, इसलिए उनसे उन्हीं की जुबान में बात कर सकती हूँ, तुम्हें हैरान मत होना। केटी की आवाज पर नागिन और सांप सुराख में से निकलकर गार में लड़की के सामने आ गए और जरा परे हटकर बैठ गए। केटी ने कहा, ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ से अगवा किया गया था? केटी ने उसे रोम शहर की सराय का सारा किस्सा सुना दिया। लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरा नाम फरीता है, मैं शहर सामरत की रहने वाली हूँ, जो मुल्क हिंदुस्तान के शुमाल में हिमालय पहाड़ के दामन में वाक़ है। मैं अपनी जुड़वा बहन के साथ पैदा हुई, जो पैदा होने के बाद मर गई थी। मैं बड़ी हुई तो मेरे माँ बाप मर गए, मेरे चचा ने मुझे पाला। मेरा चचा शहर सामरत में कपड़े की तिजारत करता है। एक रोज मैं किसी काम से शहर से बाहर निकली तो 3 आदमियों ने मुझे कुछ सूंघाकर बेहोश कर दिया। होश आया तो अब मैं तुम लोगों के सामने बैठी हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ? अब केटी ने उसे सारी बात बताई कि उसे इस जंगल के मंदिर में देवता की मूर्ति के आगे कुर्बान किया जा रहा था कि उसने बचा लिया। फरीता ने कहा, भगवान के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो। केटी ने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें मुल्क हिंदुस्तान ले चलूंगी, वहां से तुम अपने शहर सामरत तक मेरी रहनुमाई करना। ये शहर कितना बड़ा है? फरीता ने कहा, यह छोटा सा पहाड़ी शहर है। इसकी पहाड़ी गारों में कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वहां बदरूहें रहती हैं, इसलिए सामरत शहर को बदरूहों का शहर भी कहा जाता है। मगर वहां कभी कोई आसेबी वाकया नहीं हुआ, लोग अमन चैन से जिंदगी बसर करते हैं। नागिन ने अपनी जुबान में केटी को मुखातिब करते हुए कहा, अजीम नाग की बहन केटी, मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि उस शहर में ना जाओ, वहां तुम्हें कोई हादसा पेश आ सकता है। केटी ने जवाब दिया, मैंने इससे भी ज्यादा डरावने और आसेबी शहर देखे हैं, तुम तसल्ली रखो, मुझे कुछ नहीं होता। और फिर ये लड़की अकेली और बेयारो मददगार है, इसकी मदद करना मेरा इखलाकी और इंसानी फर्ज है। नागिन ने कहा, अजीम नाग की बहन, तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार करना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। फरीता ने केटी को आवाज देकर पूछा कि वो मुंह से सीटी की आवाज निकालकर क्या सांप से बातें कर रही थी? केटी ने कहा, हाँ, ये नागिन कह रही थी कि फरीता को उसके चचा के पास जरूर पहुंचा दो, ये बड़ी मुसीबत ज़्यादा लड़की है। फरीता ने आह भर कर कहा, मेरी तरफ से नागिन बहन का शुक्रिया अदा करना, जितना इसने मेरा ख्याल किया है इतना तो आजकल के इंसान भी नहीं करते। केटी ने फरीता की जानिब से नागिन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें आज की रात इसी जंगल में बसर करने के बाद सुबह सुबह मुल्क हिंदुस्तान की तरफ अपना सफर शुरू कर देना होगा। रात उन्होंने सांप और नागिन के घर में बसर की। सुबह का उजाला जंगल में फैला तो फरीता बोली, केटी बहन, तुम मुझे नजर नहीं आती हो, मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे पास ही हो और मेरी बात सुन रही हो? केटी ने कहा, इसका एक ही इलाज है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हें बुलाती रहूंगी। फरीता ने केटी से यह पूछा कि वो सफर किस तरह करेंगे, क्योंकि मुल्क अफ्रीका से हिंदुस्तान तक का सफर बड़ा लंबा है। क्या वो किसी जहाज पर सवार होकर हिंदुस्तान की किसी बंदरगाह तक जाएंगे? केटी ने कहा, यही हो सकता है कि हम किसी समुद्री जहाज में सफर करें। फरीता कहने लगी कि हमारे पास जहाज का किराया नहीं है और फिर मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं कि जिनको पहनकर सफर कर सकूं। केटी ने उसे तसल्ली दी कि इसका इंतजाम हो जाएगा। केटी ने नागिन से कहा कि वो कहीं से कोई कीमती हीरा लाकर उसे दे सकती है, क्या वहां कोई खजाना मौजूद है? नागिन बोली, अजीम नाग देवता की बहन, मेरे पास एक लाल है, मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकती हूँ। नागिन अपने बिल में गई और जब वापस आई तो उसके मुंह में एक सुरख लाल था जिसमें से शुआएं निकल रही थीं। केटी ने वो लाल लेकर अपने पास रख लिया। उसी रोज केटी ने फरीता को अपने साथ लिया और जंगल में बंदरगाह दगाना की तरफ रवाना हो गई। वो फरीता की पूरी हिफाजत कर रही थी। एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो जंगल से निकलकर दगाना शहर में आ गए। केटी ने कहा, तुम इस दरख्त के पास बैठो, मैं अभी लाल के एवज कुछ रकम हासिल करके आती हूँ। फरीता ने कहा कि जल्दी आ जाना, मुझे डर लगता है। केटी उसे जल्द वापस आने का कहकर शहर की तरफ रवाना हो गई। बंदरगाह पर कुछ लोग बैठे सिक्कों को तब्दील करने का कारोबार कर रहे थे। केटी को सोने के 100 सिक्कों की जरूरत थी। वो किसी आदमी को लाल देकर सिक्के नहीं ले सकती थी। इसका एक ही तरीका था कि वो किसी मेज पर से सोने के 100 सिक्के उठाकर वहां लाल रख दे। लाल बहुत कीमती था, मगर केटी ने एक मेज पर उसे रख दिया और 100 सिक्कों की थैली उठा ली। उस वक्त कारोबारी आदमी किसी दूसरे आदमी से बातें कर रहा था, उसका ध्यान दूसरी तरफ था। केटी सोने के सिक्कों की थैली लेकर वापस फरीता के पास आ गई। अब वो एक कारवां सराय में आ गए। केटी ने कहा, फरीता, तुम खुद ही सराय के मालिक से बात करके एक कोठरी किराए पर ले लो। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान को समुद्री जहाज कल सुबह रवाना होगा। फरीता ने कारवां सराय के बूढ़े मालिक को सोने का एक सिक्का देकर एक कोठरी किराए पर ले ली और दोनों उसमें जाकर बैठ गए।
उधर थ्यूसोंग और अंबर जंगल के दूसरे खित्ते में से गुजरते हुए जब दलदली इलाके में पहुंचे तो अंबर ने कहा, हैरानी की बात है कि हमें केटी की खुशबू नहीं आ रही। इससे लगता है कि वो हमसे काफी फासले पर है। अगर ये झोंपड़ी खाली है तो मेरा ख्याल है हमें कुछ देर यहाँ बैठकर अगला प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। थ्यूसोंग को जंगल में दूर एक झोंपड़ी नजर आई जो केले के दरख्तों के झुंड में बनी हुई थी। उस वक्त दिन डूब रहा था और जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। अंबर ने कहा, अगर ये झोंपड़ी खाली है तो मेरा ख्याल है हमें कुछ देर यहाँ बैठकर अगला प्रोग्राम तैयार करना चाहिए कि हमें जंगल में कहाँ तक केटी को तलाश करना होगा। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। थ्यूसोंग और अंबर जब झोंपड़ी के करीब गई तो देखा कि झोंपड़ी के बांस के सरकंडों वाला दरवाजा खुला था। झोंपड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं था। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। थ्यूसोंग कहने लगा, मालूम होता है यहाँ कोई रहता था जो अब इसे छोड़कर चला गया है। अंबर झोंपड़ी के आगे बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर बैठ गया। चबूतरे के करीब ही एक पहाड़ी चश्मा भी बह रहा था। उन्होंने उस चश्मे पर मुंह हाथ धोया और बैठकर केटी के बारे में बातें करने लगे। आखिर उन्होंने यही फैसला किया कि रात इस झोंपड़ी में गुजारी जाए और सुबह वापस दगाना की बंदरगाह का रुख करें ताकि वहां से जंगल की दूसरी जानिब जाकर केटी का खोज लगाने की कोशिश की जाए। देखते देखते जंगल में रात का अंधेरा गहरा हो गया। खामोशी छा गई। शाम को दरख्तों पर जो परिंदे बोल रहे थे वो भी चुप होकर सो गए। थ्यूसोंग और अंबर को सोने की हाजत बिल्कुल नहीं थी। वो पहले तो झोंपड़ी के सामने चबूतरे पर बैठे रहे, फिर झोंपड़ी से थोड़ी दूर केले के दरख्तों में आ गए कि वहां से ताज़ा केले उतार कर खाए जाएं। थ्यूसोंग को अफ्रीका के जर्द केले बहुत पसंद थे। अभी उन्होंने दरख्त पर से केले का एक ही गुच्छा उतारा था कि उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे दो आदमी बातें करते चले आ रही हों। थ्यूसोंग ने अंधेरे में अंबर की तरफ देखा। ये आवाजें अंबर ने भी सुन ली थीं। दोनों चुप हो गए और दरख्त की ओट में चले गए। उनकी आंखें झोंपड़ी पर जम गईं क्योंकि आवाजें झोंपड़ी की तरफ से आ रही थीं। उन्होंने देखा कि अंधेरे में दरख्तों के नीचे से दो आदमी निकलकर झोंपड़ी की तरफ आ रही हैं। ना तो उनके लिबास अफ्रीका के जंगली आदमियों जैसे थे और ना ही उनका रंग अफ्रीका के जंगली आदमियों की तरह काला था। अंधेरे में भी उनका जर्द रंग साफ नजर आ रहा था। उन्होंने लंबे कुर्ते और चमड़े की जैकेटें पहन रखी थीं। एक आदमी के हाथ में कुल्हाड़ा था। दूसरे आदमी ने एक बाल्टी उठा रखी थी। वह झोंपड़े के बाहर चबूतरे के पास आकर रुक गए। थ्यूसोंग और अंबर उनसे चंद कदमों के फासले पर ही थे। वो उनकी बातें आसानी से सुन सकते थे। एक आदमी ने झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा और बोला, झोंपड़ी खाली है, बस ये जगह ठीक रहेगी। तुम ऐसा करो कि जाकर लड़की को ले आओ। दूसरा आदमी ये सुनते ही वापस दरख्तों की तरफ चला गया। थ्यूसोंग और अंबर खामोश खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। चंद लम्हों के बाद दरख्तों की तरफ गया हुआ आदमी वापस आया तो उसने एक 8-9 साल की बच्ची को अपने कंधे पर उठा रखा था। बच्ची के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था कि वो आवाज पैदा न कर सके। लड़की हाथ पांव और सारे इधर उधर मार रही थी। उसके हलक से दबी दबी आवाजें भी निकल रही थीं। लड़की बेहोश नहीं थी। जिस आदमी ने कुल्हाड़ा उठा रखा था उसने लड़की की गर्दन पर पांव रखते हुए गुस्से से कहा, खबरदार जो आवाज निकाली, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने अपने साथी से कहा, बाल्टी इधर लाकर रख दो, मैं इसका सर काटता हूँ। तुम उसे बाल्टी में डालकर इस लड़की के झोंपड़े के बाहर ले जाकर रख देना। सुबह इसका बाप जब अपनी बेटी के सर को बाल्टी में देखेगा तो उसे तब पता चलेगा कि हमारे साथ दुश्मनी मोल लेकर उसने कितनी हमाकत की है। दूसरे आदमी ने बाल्टी करीब कर दी। थ्यूसोंग ने अंबर के कान में कहा, ये बदमाश तो मासूम बच्ची की गर्दन। अंबर ने आहिस्ता से कहा, मैंने सुन लिया है, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जाकर लड़की को बचाता हूँ। ये कहकर अंबर दरख्त की ओर से निकलकर झोंपड़ी की तरफ तेजी से चलता हुआ आया तो दोनों आदमी से देखकर पहले तो दंग रह गए कि रात के अंधेरे में ये शहरी आदमी इस जंगल में कहां से आ गया। फिर वो दोनों कुल्हाड़ा और खंजर लेकर अंबर पर टूट पड़े। ये उनकी बहुत बड़ी हमाकत थी। एक ने अंबर के सर पर कुल्हाड़े का भरपूर हाथ मारा, दूसरे ने अंबर के पेट में खंजर से वार कर दिया। कुल्हाड़ा अंबर के सर पर लगते ही टूट गया। अंबर के सर पर जरा सी भी चोट ना लगी और खंजर पेट से टकराकर दूसरे आदमी के हाथ से छूट गया। वो भौंचके से होकर अंबर की तरफ देखने लगे। वो अंबर को कोई जिन भूत समझने लगे और वहां से भागने ही लगे थे कि अंबर ने लपक कर उन दोनों को गर्दनों से पकड़कर नीचे गिरा दिया और बोला, थ्यूसोंग आ जाओ, मैंने इन्हें काबू कर लिया है। करीब ही जमीन पर लेटी बेकसो मजबूर लड़की फटी फटी आंखों से अंधेरे में अंबर की तरफ देख रही थी जिसने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया था। थ्यूसोंग ने आते ही पूछा, यह लड़की कौन है, इसे कहां से लाए हो? दोनों आदमी जमीन पर गिरे थे। उन्हें अंबर की बेपनाह ताकत का एहसास हो गया था क्योंकि जब अंबर ने उनको गर्दनों से दबोचकर जमीन पर गिराया था तो उन्हें यूं जबरदस्त झटका लगा था जैसे उन्हें किसी हाथी ने सूंड मारकर गिरा दिया हो। एक बोला, ये जंगल के लकड़ियों के ठेकेदार की बेटी है, हमारी उससे दुश्मनी थी, हम उससे इंतकाम लेना चाहते थे। थ्यूसोंग बोला, इस मासूम बच्ची की गर्दन काटने के ख्याल से तुम्हें खुदा का खौफ महसूस नहीं हुआ? तुम बेदर्द इंसान हो। अंबर ने कहा, थ्यूसोंग लड़की को खोल दो, बेचारी सख्त तकलीफ में है। थ्यूसोंग ने फौरन लड़की के हाथ पांव खोलकर मुंह में ठुनसा हुआ कपड़ा निकाल दिया। लड़की उसके साथ लिपटकर खौफ के मारे रोने लग पड़ी। उसका जिस्म कांप रहा था। थ्यूसोंग ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा अब तुम्हें ये कुछ नहीं कह सकते।
अंबर की तवज्जो जरा लड़की की तरफ हुई तो दोनों आदमी उठकर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। अंबर ने कहा, थ्यूसोंग ये तुम्हारे शिकार हैं। थ्यूसोंग छलांग लगाकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। अंधेरे जंगल में थ्यूसोंग उन्हें अच्छी तरह से देख सकता था। एक जगह थ्यूसोंग ने दोनों को पकड़ लिया। वो थ्यूसोंग की गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश कर रहे थे कि थ्यूसोंग ने अपनी उंगली पहले एक आदमी और फिर दूसरे आदमी के जिस्म से लगा दी। दोनों संगदिल इंसान नन्हे नन्हे पौने बन गए। वो इतने छोटे छोटे हो गए कि थ्यूसोंग ने उन्हें अपनी हथेली पर उठा लिया। दोनों आदमी दहशतज़दा होकर थ्यूसोंग की हथेली पर बैठे फटी फटी नजरों से देख रहे थे कि उन्हें ये क्या हो गया है और वो इतने ऊंचे लंबे आदमियों से इंसान की उंगली के बराबर कैसे बन गए। थ्यूसोंग ने उन्हें अपने कुर्ते की जेब में डाला और अंबर के पास आ गया। अंबर छोटी बच्ची को तसल्ली दे रहा था जो अब भी खौफ के मारे रोए जा रही थी। आखिर उन्होंने लड़की को चुप कराया और उसे लेकर उसके बाप के घर की तरफ चल पड़े। उसके बाप का घर दो बड़ी बड़ी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। उसके माँ बाप झोंपड़ी में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनके दुश्मन उनकी बच्ची को मौत के घाट उतारने के लिए ले जा चुके हैं। बच्ची रोती हुई अपने माँ बाप के झोंपड़े में चली गई। अंबर और थ्यूसोंग बाहर ही खड़े रहे कि बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले करके वहां से जाएं। झोंपड़ी में शोर मच गया। बच्ची ने रोते हुए अपने माँ बाप को सारी कहानी बयान की तो वो घबराए हुए बाहर निकले। उनका रंग भी हबशियों जैसा नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि बच्ची के माँ बाप पुर्तगाल के रहने वाले थे और यहाँ जंगल में उन्होंने दरख्तों की कटाई का ठेका ले रखा था और हबशी और पुर्तगाली मजदूरों से दरख्तों की कटाई का काम लेते थे। उन्होंने अंबर और थ्यूसोंग का बेहद शुक्रिया अदा किया और उन्हें झोंपड़ी के अंदर ले गए। बच्ची के बाप ने पूछा कि जो आदमी उसकी बच्ची को मारने ले गए थे वो कहाँ हैं। थ्यूसोंग जेब से दोनों को निकालने ही लगा था कि अंबर ने इशारे से उसे रोक दिया और बच्ची के बाप से कहा, वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए रफू चक्कर हो गए हैं, मगर मुझे उनके हुलिये याद हैं। जब अंबर ने उनका हुलिया बताया तो बच्ची के बाप ने कहा, मैं समझ गया वो कौन थे। वो मेरे दुश्मन बन गए थे क्योंकि मैंने उन्हें मजदूरी की रकम के अलावा कर्ज नहीं दिया था। खैर मेरे आदमी उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे। बच्ची के बाप ने अंबर और थ्यूसोंग से कहा कि वो साथ वाली झोंपड़ी में आराम करें। सुबह वो उन्हें ढेर सारा इनाम देकर रुखसत करेगा। अंबर बोला, शुक्रिया, हमने ये काम इंसानी हमदर्दी की वजह से किया है, किसी इनाम के लालच के लिए नहीं किया। अब हमें इजाजत दें, हम अपनी झोंपड़ी में जाकर आराम करेंगे। अंबर और थ्यूसोंग ने उसे यही बताया कि वो सयाह हैं और जंगल की सियाहत कर रहे थे कि रात हो गई और वो एक झोंपड़ी को खाली देखकर वहां आराम करने के लिए ठहर गए कि ये वाकया पेश आ गया। बच्ची की मां बोली, तुमने हमारी बच्ची की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें खाली हाथ जाने दें। ये कहकर उस पुर्तगाली औरत ने गले का हार उतारकर अंबर की तरफ बढ़ाकर कहा, ये हार अपने पास रख लो, ये हमारा इनाम है। अंबर ने हार वापस कर दिया और कहा, हम कभी किसी अच्छे काम का मुआवजा या इनाम नहीं लिया करते बहन, और फिर किसी नेक काम का अजर तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। शुक्रिया, अब हमें इजाजत दें। इतने में एक दूसरा आदमी अंदर आ गया और बोला, आका, दोनों पुर्तगाली मजदूर गायब हैं, वो अपनी झोंपड़ियों में नहीं। बच्ची के बाप ने कहा, उनको जंगल में तलाश करो और जहां कहीं भी हो उन्हें पकड़कर मेरे पास लाओ। आदमी बाहर चला गया। अब अंबर और थ्यूसोंग भी इजाजत लेकर वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए। दोनों खूनी बदमाश थ्यूसोंग की जेब ही में थे। अंबर ने कहा, इन्हें इस जंगल में कहीं छोड़ने की बजाय वापस दगाना की बंदरगाह पर जाकर समुद्र में फेंक देंगे, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ छोड़ा तो ये वापस अपने ठिकाने पर जाकर बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। थ्यूसोंग ने कहा, ये तो इतने छोटे हैं कि बच्ची के टखने तक ही पहुंचेंगे। अंबर बोला, ये अफ्रीका का जंगल है, यहाँ कदम कदम पर जादू करने वाले लोग मौजूद हैं। मुमकिन है कोई इनको बड़ा कर दे और ये बच्ची को नुकसान पहुंचा दें। थ्यूसोंग ने अंबर की बात तस्लीम कर ली। रात उन्होंने उसी झोंपड़ी में गुजारी। जब सुबह हुई तो वापस दगाना की बंदरगाह की तरफ रवाना हुए। ये वो सुबह थी जब दगाना की बंदरगाह से वो जहाज मुल्क हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ जिसमें केटी और फरीदा सवार थीं। अंबर और थ्यूसोंग रास्ते में केटी को भी तलाश करते जाते थे। उन्हें दगाना पहुंचने में एक दिन और एक रात गुजर गई। जब वो दगाना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एक जहाज एक रोज पहले हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया है। अंबर और थ्यूसोंग ने सोचा कि हो सकता है केटी उसी जहाज में हिंदुस्तान को ले जाई जा रही हो। फिर थ्यूसोंग बोला, इस बारे में जब तक हमें पूरी इत्तला नहीं मिलती हमारा मुल्क हिंदुस्तान की तरफ जाना बेकार है। अंबर ने कहा, तो फिर यहाँ से किस तरफ चलें? आखिर हमें किसी न किसी मुल्क में जाकर केटी को खोजना ही होगा। थ्यूसोंग बोला, सुबह इस पर गौर करके कोई फैसला करेंगे। अभी हमें नाक की भी कुछ खबर नहीं है और मारिया भी खुदा जाने कहाँ गायब हो चुकी है। अंबर ने खामोश होकर सर झुका लिया। उसे नाग मारिया और केटी की बहुत याद सताने लगी थी। थ्यूसोंग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात के अंधेरे में इन बदमाशों से निजात हासिल कर लेनी चाहिए जो मेरी जेब में फुदक रहे हैं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है इन्हें मारते नहीं बल्कि किसी वीरान जगह ले जाकर छोड़ देती हैं। ये अगर जंगल में पहुंच भी गए तो बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। थ्यूसोंग बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वह शहर से बाहर किसी वीरान जगह की तलाश में चल पड़े। बंदरगाह से दूर एक जगह मीनार सा बना हुआ था। किसी जमाने में इस मीनार पर आग रोशन करके दूर से जहाजों का रास्ता दिखाया जाता था।
लेकिन एक अरसे से ये मीनार वीरान पड़ा था, क्योंकि इसकी बजाय 2 मील समुंदर के अंदर एक चट्टान पर नया मीनार बना दिया गया था। अम्बर ने कहा, यह वीरान मीनार ठीक रहेगा, हम इन दोनों बदमाशों को इस मीनार की ऊपर वाली मंजिल में छोड़ देते हैं। यहाँ से अगर ये किसी तरह गिरते पड़ते वापस चले गए तो इनकी किस्मत। त्सोंग और अम्बर वीरान मीनार के पहले गोल कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि वहां सिवाय पत्थरों और ईंट रोड़ों के और कुछ नहीं था। एक तंग सीढ़ी ऊपर को जाती थी, उसमें मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। वो जाले हटाते गोल मीनार की दूसरी मंजिल पर आ गए। वहां भी कूड़ा करकट ही पड़ा था। उस मीनार की 3 मंजिलें थीं। तीसरी मंजिल पर आकर उन्होंने देखा कि कमरे के दरमियान में जहां कभी आग जलाई जाती थी, अब सिवाय राख के ढेर के और कुछ नहीं था। त्सोंग ने दोनों पौनों को जेब से निकाला और ठंडी राख के किनारे पत्थरों में छोड़ दिया और कहा, अब तुम इसी जगह रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। ये कहकर अम्बर और त्सोंग वापिस सीढ़ियां उतरने लगे। उनके जाते ही ठंडी राख में से एक बालों भरा अजीब सा इंसानी हाथ बाहर निकला और उसने दोनों बदमाश बौनों को पत्थर पर से उठाकर अपनी मुट्ठी में जकड़ा और कुचल कर रख दिया। फिर ये हाथ राख के अंदर चला गया। 1 सेकंड के बाद राख में से एक काले रंग का बिच्छू उछल कर बाहर आ गया। इसके साथ ही ठंडी राख में से एक इंसानी सर बाहर निकल आया। उस इंसानी सर की 2 आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। सर पर राख ही राख थी। चेहरा स्याह काले बालों से भरा हुआ था। नाक बिच्छू के डंक की तरह ऊपर को उठी हुई थी और कान गर्दन तक लटक रहे थे। उसके होंठों में से 2 सफेद दांत बाहर को निकले थे। स्याह बिच्छू उस शक्ल को देखकर वहीं साकित हो गया। राख वाले डरावने चेहरे के हलक से ऐसी आवाज निकली जैसे आग धड़ाधड़ जलती है तो आवाज पैदा होती है। उसने कहा, उनके पास जमीन का वो राज है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। जाओ और ये राज उनसे मालूम करो। स्याह बिच्छू ने अपना मुंह पर उठाया, दुम के डंक को 3 बार जोर से दाएं बाएं गर्दिश दी और फिर वह बिच्छू से एक बेहद खूबसूरत लड़की बन गया, जिसके बाल घुंघराले सुनहरी थे, रंग गोरा था और उसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। राख वाले डरावने चेहरे ने कहा, अब तुम्हारा नाम अकरबा है। उन दोनों में से एक आदमी के पास ऐसी ताकत है जिसकी मदद से वो दुनिया की हर शय को छोटा बना सकते हैं। तुम्हें उससे ये राज मालूम करना है। अगर वो राज ना बताए तो फिर तुम्हें क्या करना होगा तुम खूब जानती हो। अकरबा लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ उस्तापा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी लड़ा दूंगा। राख के चेहरे ने कहा, ये दोनों आदमी बड़े होशियार लगते हैं, इनसे खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पीठ पर बिच्छू का जो डंक बाहर निकला हुआ है वो उसे देख लें, उसे छुपा कर रखना। अकरबा ने कहा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, अब मैं जाती हूँ। ये कहकर ये लड़की, जो असल में एक बहुत ही खतरनाक तिलिस्मी बिच्छू था, लड़की की शक्ल में वीरान महल की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अंधेरे में भी उसकी आंखें हर शय को देख सकती थीं। उसे अम्बर और त्सोंग दूर समुद्र के किनारे जाते दिखाई दिए। अकरबा लड़की ने उनका पीछा शुरू कर दिया। त्सोंग और अम्बर केटी के बारे में बातें करते चले जा रहे थे। सुबह होने ही वाली थी। वह बंदरगाह के सामने वाली सराय के बाहर बरामदे में एक जगह बैठ गई। त्सोंग बोला, दिन निकलता है तो बंदरगाह पर जाकर मालूम करता हूँ कि यहाँ से अगला जहाज कब रवाना होगा। मेरा ख्याल है कि हमें मुल्क हिंदुस्तान का सफर इख्तियार करना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या रखा है? अम्बर ने कहा। त्सोंग बोला, जाने क्यों, मेरा दिल कहता है कि हम अपने दोस्तों से अब हिंदुस्तान ही में मिल सकेंगे। अम्बर ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कहता है तो हम हिंदुस्तान ही की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में दिन की रोशनी चारों तरफ फैल गई। लोग बंदरगाह पर काम करने लगे। जहाजों पर माल लादा जाने लगा। त्सोंग बोला, मैं अभी मालूम करके आता हूँ कि हिंदुस्तान को जहाज किस रोज जाएगा। त्सोंग चला गया। अम्बर वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद त्सोंग ने वापस आकर बताया कि हिंदुस्तान को मुसाफिर जहाज तो हफ्ते के बाद जाएगा, लेकिन एक माल बरदार जहाज आज रात रवाना होने वाला है। अम्बर ने कहा, अगर हम जहाज के कप्तान को सोने के कुछ सिक्के दे दें तो वो हमें जहाज पर सफर करने की इजाजत दे देगा। त्सोंग मुस्कुराते हुए बोला, ये काम मैंने कर दिया है। मैंने जहाज के कप्तान को सोने के 10 सिक्के देकर इस बात पर राजी कर लिया है कि वो हमें अपने साथ हिंदुस्तान ले जाएगा। अम्बर ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदने होंगे। हमारा लिबास काफी खराब हो चुका है। वो नया लिबास खरीदने के ख्याल से सराय से निकलकर बाजार की जानिब रवाना हो गए। वो एक बाग में से गुजर रहे थे कि अचानक एक तरफ से एक खूबसूरत लड़की भागती हुई आई और अम्बर और त्सोंग के कदमों से लिपट गई और रोते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। अम्बर और त्सोंग हैरान होकर लड़की को देखने लगे। ये अकरबा थी, यानी वही लड़की जो असल में स्याह बिच्छू थी और जिसे वीरान मीनार की राख वाले डरावने चेहरे उस्तापा ने अम्बर त्सोंग के पीछे रवाना किया था। लड़की का चेहरा सख्त घबराया हुआ था। त्सोंग ने उसे हौसला देकर उठाया और पूछा, कौन तुम्हें मार डालेगा? अकरबा ने एक तरफ इशारा किया और त्सोंग के पीछे होकर डरी हुई आवाज में बोली, वो बड़े जालिम हैं, मुझे हिंदुस्तान से अगवा करके ले आए थे, वो मुझे फरोख्त करना चाहती हैं। मैं मौका पाकर भाग गई, अब वो खंजर लिए मेरे पीछे लगे हैं, वो कहीं छुप गए हैं तुम्हें देखकर। अम्बर ने इधर उधर देखा, फिर कहा,
फिक्र न करो बहन, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन आखिर तुम्हें इसी शहर में रहना है, हमें बताओ कि उनका अड्डा कहाँ है, हम उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। अकरबा ने रोते हुए अंबर के पांव पकड़ लिए और कहा, भगवान के लिए वहां ना जाना, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इस शहर में रही तो वो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो, मुझे हिंदुस्तान में अपने माँ बाप के पास पहुंचा दो, वो मेरी याद में रो रो कर अंधे हो जाएंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल कर हिंदुस्तान पहुंचा दो। थ्योसॉन्ग और अंबर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंबर ने अपनी खास जुबान में थ्योसॉन्ग से कहा, हम भी हिंदुस्तान की तरफ ही जा रहे हैं, क्यों ना इस मुसीबत की मारी लड़की को साथ ही ले चलें। थ्योसॉन्ग सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सोच लो, कहीं इसकी वजह से हम किसी मुश्किल में न फंस जाएं। अंबर ने कहा, थ्योसॉन्ग, हम तो मुश्किलों में फंसते ही रहते हैं, लेकिन इस लड़की को मुश्किल से निकालना अब हमारा फर्ज हो गया है। थ्योसॉन्ग बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंबर ने अब उस लड़की अकरबा से हिंदुस्तान की जुबान में कहा, घबराओ नहीं, हम भी इत्तेफाक से हिंदुस्तान की तरफ ही जा रहे हैं, हम तुम्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। अकरबा ने इंतहाई मक्कारी से अदाकारी करते हुए अंबर का हाथ चूम लिया और बोली, भाई मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर ना भुला सकूंगी, तुमने मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी बचा ली है। थ्योसॉन्ग और अंबर ने उस लड़की अकरबा से उसका नाम पूछा। उसने अपने आंसू आंचल से पहुंचकर कहा, मेरा नाम अकरबा है, तुम्हारा क्या नाम है भाई? अंबर और थ्योसॉन्ग ने उसे अपने असली नाम ही बता दिए। अंबर ने चलते हुए कहा, अकरबा अजीब सा नाम है, तुम्हारा नाम किसने रखा था? हिंदुस्तान में इस किस्म के नाम सुनने में नहीं आते। अकरबा ने कहा, मेरा दादा आतिश परस्त ईरानी था, हम ईरान से आकर मुल्क हिंदुस्तान के शहर दोंगल में आबाद हो गए थे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। वरिंगल में मेरे बाप की छोटी सी खेती है जहां हम सब्जियां उगाकर फरोख्त करके अपना पेट पालते हैं। ये डाकू फकीरों के भेष में वहां आए और मुझे बेहोश करके अगवा करके अपने जहाज में ले गए। अंबर ने कहा, फिक्र मत करो अकरबा बहन, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास वरिंगल छोड़कर आगे जाएंगे। हम भी अपनी एक बहन के पास जा रही हैं जो हस्तनापुर में रहती है। अकरबा ने कहा, मैं तुम्हारी बहन से मिलकर बहुत खुश होंगी, जब तुम वापस जाने लगो तो उसे भी साथ लेकर हमारे घर आना। अंबर बोला, अगर ऐसा हो सका तो जरूर उसे साथ लाएंगे। उन्होंने बाजार में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे, अकरबा के लिए खाने पीने की चीजें खरीदी और वापस सराय में आ गए। थ्योसॉन्ग और अंबर ने यह पहले ही तय कर लिया था कि वो ईरानी लड़की अकरबा पर रास्ते में यानी दगाने से हिंदुस्तान तक के सफर में यह हरगिज जाहिर नहीं होने देंगे कि उन्हें भूख, सर्दी, गर्मी और प्यास नहीं लगती। अकरबा पूरी तरह से होशियार थी, वो एक तिलिस्मी लड़की थी, वो एक बिच्छू थी जो उस तापा के तिलिस्म से लड़की की शक्ल में आ गई थी। शुरू ही से उसने ये गौर करना शुरू कर दिया था कि इन दोनों यानी थ्योसॉन्ग और अंबर में से कौन सा आदमी है जो हाथ लगाने या दम करने से चीजों को छोटा कर देता है। उसे उन दोनों में से उसी आदमी की तलाश थी। दूसरे रोज रात होने से पहले थ्योसॉन्ग ने समुद्री जहाज के कप्तान से मुलाकात की और कहा कि मैं 5 सोने के मजीद सिक्के देने को तैयार हूँ, क्योंकि अब हमारे साथ एक औरत भी सफर करेगी जो हमारी रिश्तेदार है, हमें यहाँ अचानक मिल गई है। कप्तान हिस्पानवी था, उसने सोने के सिक्के रख लिए और कहा, उस औरत को भी ले आओ, मगर किसी से इसका जिक्र मत करना। जहाज ने रात के वक्त लंगर उठा दिया और हिंदुस्तान की तरफ सफर शुरू कर दिया। ये सफर 7 दिन का सफर था। दूसरी तरफ केटी अपने साथ फरीता को लेकर हिंदुस्तान पहुंच गई थी। फरीता का शहर सामरत के इलाके में था। केटी ने फरीता से कहा, मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया है, अब मैं तुम्हारे चचा के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जाना बेकार है, वो मुझे नहीं देख सकेंगे, इसलिए मैं यहीं से तुम्हें खुदा हाफिज कहती हूँ। फरीता का मकान थोड़े फासले पर ही था और दूर से खेतों में दरख्तों के दरमियान नजर आ रहा था। फरीता ने केटी को बहुत मजबूर किया कि वो उसके साथ उसके चचा के पास जाए, मगर केटी ना मानी और उससे रुखसत हो गई। ये इलाका बड़ा शादाब और खूबसूरत था। सामरत का शहर एक खूबसूरत वादी में बना हुआ था। इसके शुमाल की जानिब घने दरख्त थे। फरीता ने केटी को बताया था कि इन दरख्तों में जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में वो गारें हैं जहां लोगों के कहने के मुताबिक बदरूहें रहती हैं। केटी के दिल में ख्याल आया कि उन पहाड़ों में चलकर देखना चाहिए कि कहीं मारिया वहां किसी बदरू के कब्जे में तो नहीं है। केटी गैबी हालत में ही उन पहाड़ियों की तरफ परवाज करने लगी। उसने वहां जाकर देखा कि पहाड़ियों की ढलानों पर जगह जगह अजीब शक्ल की खुश्क झाड़ियां उगी थीं। उन ढलानों में कहीं कहीं गारों के मुंह नजर आ रहे थे। केटी करीब गई तो उसने देखा कि ये चंद एक गार थे जिनमें से अक्सर के थाने मकड़ियों के जालों से ढके हुए थे, जिसका मतलब ये था कि इन गारों में कभी कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ था। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था, शाम का अंधेरा फैलने लगा था। आसमान पर इक्का दुक्का सितारे निकल आए थे। केटी एक गार के पास आई तो उसे अंदर से गर्म हवा आती महसूस हुई। वो बड़ी हैरान हुई कि जब दूसरी गारों में से ठंडी हवा आती है तो इस गार में से गर्म हवा क्यों आ रही है। उसे यह भी ख्याल था कि वो ख्वामखा किसी मुसीबत में न फंस जाए। वो गार के बाहर ही थी, जरा सा सर अंदर डालकर देखने की कोशिश कर रही थी कि जैसे पीछे से हवा का तेज झोंका आया और वो उछलकर गार के अंदर चली गई।
उसके गार के अंदर जाते ही हवा रुक गई और उसकी गर्मी भी कम हो गई। केटी ने गार से वापस निकलने के लिए अपने आप को गार के मुंह की तरफ उछालना चाहा, मगर वो ऐसा न कर सकी। हवा का एक और तेज झोंका आया और वो गार के अंदर दूर तक चली गई। यहाँ गहरा अंधेरा था, मगर केटी अंधेरे में भी देख सकती थी। उसको यहाँ छत से लटकते मकड़ी के जालों के बड़े बड़े गोल गुच्छे दिखाई दिए। ये गुच्छे इतने बड़े थे कि एक आदमी इसमें छुप सकता था। अचानक केटी काम कर रह गई। उसने देखा कि मकड़ी के जालों के हर गुच्छे में एक इंसानी हड्डियों का ढांचा फंसा हुआ था। ऐसा लगता था कि ये इंसान इन जालों में फंस गए और फिर किसी बहुत बड़ी मकड़ी ने इनके जिस्म का सारा गोश्त चट कर लिया और वहां इंसानी ढांचा लटकता रह गया। केटी समझ गई कि यहाँ बदरूहें नहीं रहती, बल्कि कोई बहुत बड़ी मकड़ी रहती है जो इंसानों को अपने जाले में फंसाकर हड़प कर जाती है। मगर सवाल ये था कि अगर यहाँ कोई बदरू नहीं है तो फिर उसको पीछे से अंदर किसने उछाला था? ये काम कोई बड़ी मकड़ी नहीं कर सकती थी। केटी जालों के गुच्छों में लटकते इंसानी हड्डियों के ढांचों के करीब से गुजरते हुए गार में आगे गई तो उसका सांस रुकने लगा। उसे महसूस हुआ कि वहां ऑक्सीजन बेहद कम थी। दूसरी कोई गैस ऑक्सीजन गैस को खत्म कर रही थी। वो खला की रहने वाली थी, उसको गैसों का इल्म था। वो पीछे हटी तो पीछे ना हट सकी, जैसे उसके पीछे कोई दीवार थी जो उसके साथ साथ चल रही थी। जहां वो रुकती थी नजर न आने वाली दीवार भी रुक जाती थी। केटी 2 कदम आगे गई। ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही थी। उसने एकदम से 1 कदम पीछे हटाया और वो नजर न आने वाली दीवार से टकरा गई। हैरानी की बात थी कि वो उस दीवार के दरमियान में से नहीं गुजर सकती थी, अगरचे उसे दीवार दिखाई भी नहीं देती थी। ये काम जरूर किसी बदरू का था। केटी का दम घुटने लगा। वो तड़प कर छत की तरफ गई। वहां भी ऑक्सीजन नहीं थी। वो तेजी से नीचे आ गई। वो एक नजर न आने वाली लहर की तरह पेचोताप खा रही थी। फिर अचानक उसे एक तरफ से बहुत बड़ी मकड़ी आती नजर आई, जिसकी आंखें उस पर जमी हुई थी। ये मकड़ी इतनी बड़ी थी कि गार उसके बालों भरे मकरू जिस्म से भर गया था। केटी समझ गई कि अब इंजाम करीब है, क्योंकि उस मकड़ी ने जरूर उसे देख लिया था और वो अगरचे गैबी हालत में है, मगर ये मकड़ी उसे इस हालत में चट कर जाएगी। केटी को अपनी चुटकी का ख्याल आ गया। मकड़ी के हलक से अजीब तरह की चीखों की बारीक आवाजें निकलना शुरू हो गईं। मकड़ी केटी के बिल्कुल करीब आ गई तो केटी ने चुटकी बजा दी। पहली बार तो कुछ ना हुआ। केटी पर पहला असर यह हुआ कि वो अपने आप को नजर आने लगी, मगर यह देखकर उसकी रूह के अंदर से भयानक चीख निकल गई कि केटी का जिस्म एक स्याह रंग की बकरी में तब्दील हो चुका था। केटी सोच रही थी, देख रही थी, मगर उसका जिस्म इंसान का जिस्म नहीं था। वह मकड़ी बन गई थी। मकड़ी बनते ही उसका सांस घुटना बंद हो गया। बड़ी मकड़ी वहीं रुक गई। केटी गार के मुंह की तरफ दौड़ी। बड़ी मकड़ी भी उसके पीछे पीछे चीखती चिल्लाती शोर मचाती भागी। बहुत जल्द बड़ी मकड़ी की लंबी लंबी टांगे और हाथ केटी मकड़ी के सर पर पहुंच गए। केटी मकड़ी के हलक से भी खौफ के मारे एक चीख निकल गई। वो जोर लगाकर बाहर की तरफ दौड़ी तो उसकी बारीक बारीक काली मकड़ियों जैसी टांगे जमीन से बुलंद हो गईं और वो हवा में तैरने लगी। केटी मकड़ी 1 सेकंड में हवा में परवास करती हुई गार से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने एक तरफ को गोता लगा दिया। बाहर अंधेरा छा रहा था। केटी मकड़ी गोता लगाकर पहाड़ी की ढलान की तरफ उड़ती गई। फिर उसने ऊपर को मुंह करके अपने आप को उछाला और ऊपर की तरफ उठने लगी। उसने अपना रुख शहर सामरत की तरफ कर लिया। शहर के मकानों में लैंप रोशन हो गए थे। केटी उड़ती उड़ती फरीता के मकान की दीवार पर अंधेरे में आकर बैठ गई। फरीता सेहन में तख्त लगा रही थी, क्योंकि यह खाने का वक्त था। केटी मकड़ी अपनी हालत पर दिल ही दिल में आंसू बहा रही थी कि वो क्यों उस मनहूस कार के अंदर गई। वो फरीता की शक्ल देख रही थी, उसकी आवाज भी सुन रही थी, मगर खुद उसे ये नहीं बता सकती थी कि मैं मकड़ी नहीं बल्कि तुम्हारी सहेली केटी हूँ। मकड़ी केटी ने फिजा में सूंघने की कोशिश की। उसे किसी चीज की भी खुशबू या बू नहीं आ रही थी। केटी को बार बार अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और रहम भी आ रहा था कि वो ख्वामखा बदरूहों की गार में दाखिल हुई। ना वो गार में दाखिल होती और ना उसका जिस्म मकड़ी में तब्दील होता। इतने में फरीता दीवार पर कोई कपड़ा डालने उस तरफ आई जहां केटी मकड़ी की शक्ल में बैठी थी। उसने दीवार पर एक काली मकड़ी को देखा तो जोर से कपड़े को लहराकर मकड़ी पर मारा। इससे पहले केटी मकड़ी वहां से उड़ गई थी। फरीता ने शोर मचा दिया, चाचा जान, उड़ने वाली मकड़ी, उड़ने वाली मकड़ी। केटी मकड़ी के दिल को बेहद सदमा हुआ कि फरीता ने भी उसे मकड़ी समझा था, मगर फरीता का इसमें कोई कसूर नहीं था। केटी की शक्ल ही मकड़ी की थी। केटी ने फरीता के घर और उसके शहर को खुदा हाफिज कहा और शुमाल की तरफ जो हिमालय के पहाड़ थे उस तरफ उड़ने लगी। मारिया के पंजे को लेकर रोमन काहिन तिब्बत के लामा के पास उसे फरोख्त करने या उसे पेश करने के लिए हिमालय की शुमाली बर्फपोश वादी यानी मुल्क तिब्बत की तरफ चला जा रहा था। चूंकि ये रास्ता वो पैदल तय कर रहा था, इसलिए अभी तिब्बत से काफी दूर पहाड़ियों में ही सफर कर रहा था। जबकि अंबर और थ्यूसोंग के साथ मीनार वाली राख के डरावने चेहरे यानी उस्तापा के हुक्म से बिच्छू लड़की अकरबा की शक्ल में समुद्री जहाज में सफर कर रही थी। अकरबा को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि उन दोनों में से किसके पास चीजों को छोटा करने का राज है। उसके राख के डरावने चेहरे वाले देवता ने उसे हुक्म दिया था कि जब उसे पता चल जाए कि ये राज किसके पास है
तो उससे यह राज मालूम करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो शख्स उसे यह राज ना बताए तो उसे किसी दूसरी शक्ल में तब्दील करके अपने साथ अगवा करके राख वाले वीरान मीनार में ले आए। थिसोंग और अंबर तो केटी और नागमारी की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ सफर कर रहे थे। बिच्छू लड़की अकरबा उनके साथ साथ थी। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि ये एक तिलिस्मी लड़की है। वो समुद्र में एक तजारती जहाज में सफर कर रहे थे जिसका कप्तान एक हिस्पानवी था। तीसरी जानिब नाग भी हिमालय की गोद में वाक़े एक गांव के करीब उकाब की शक्ल में उड़ता हुआ पहुंच गया था, क्योंकि उसे इसी गांव से अपने बालों की राख की खुशबू आ रही थी। इसकी वजह यह थी कि अय्यार योराकी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद उसका गुलाम बैरोकस खुद नाग की राख वाला तावीज अपने बाजू पर बांधे सामरी की मदद से एक दौलतमंद जागीरदार की हैसियत से इस गांव में आबाद हो गया था। वो अपनी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना चाहता था। उसने अपनी शक्ल तब्दील नहीं की थी। उसकी शक्ल गुलाम बैरोकस की शक्ल ही थी। उसके बाजू की तावीज में से खुश्क होने के बाद राख की खुशबू नाक तक बराबर पहुंच रही थी। नाग उकाब की शक्ल में खुशबू की टो लेता गुलाम बैरोकस के मकान पर पहुंच गया। जो ही उसकी नजर गुलाम बैरोकस पर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया कि यही वो शख्स है जो अय्यार योरागी का गुलाम था और जिसने उन्हें यानी थिसोंग और केटी अंबर को बेहोश कर देने वाला अंगूर का मशरूब पिलाया था। नाग उकाब की शक्ल में गुलाम बैरोकस के शानदार मकान के सहन की दीवार के पास दरख्त में आकर बैठ गया था। गुलाम बैरोकस उस वक्त एक तख्त पर बैठा था और दो कनीजें उसके बालों में कंघी कर रही थीं। नाग ने सोचा कि इस शख्स के पास अपनी शक्ल में अचानक पहुंच जाना चाहिए। चुनाचे नाग उड़कर मकान के बाहर चला गया। चंद कदम के फासले पर जाकर उसने अपनी असली इंसानी शक्ल इख्तियार की और आहिस्ता आहिस्ता चलता मकान के सहन वाले दरवाजे के पास आकर रुक गया। फिर खामोशी से कदम उठाया और सहन में दाखिल हो गया। गुलाम बैरोकस की निगाह जो ही नाग पर पड़ी वो खौफ से कांप उठा। उसे मालूम था कि यही वो नाग है जो अपनी असली शक्ल तब्दील करके सांप भी बन जाता है और इसी नाग के बालों की राख का तावीज उसने अपने बाजू पर बांध रखा है। वो उसे देखते ही उठकर अपने कमरे की तरफ भागा। नाग भी उसके पीछे दौड़ा। कनीजें डरकर इधर उधर हो गईं। गुलाम बैरोकस कमरे में जाते ही खिड़की में से कूदकर दूसरी तरफ झाड़ियों में जा गिरा। गिरते ही उसने अपने बाजू का तावीज खोलकर हाथ में ले लिया और कहा, सामरी सामरी, मुझे सांप की शक्ल दे दे। जल्दी में गुलाम बैरोकस की जुबान पर सांप ही का नाम आया था। सामरी के तिलिस्म से गुलाम बैरोकस फौरन एक नीले रंग का 1 फुट लंबा सांप बन गया। चूंकि वो इंसान की शक्ल में नहीं आया था इसलिए नाग की राख वाला तावीज वहीं पर झाड़ियों के पास ही पड़ा रह गया। गुलाम बैरोकस ने यह बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उसे हर हालत में किसी इंसान ही की शक्ल तब्दील करनी चाहिए थी। इंसान की शक्ल में आता तो नाग का तावीज उसके पास ही रहता, मगर सांप की शक्ल में आने के बाद वो नाग के तावीज से महरूम हो गया था। सांप बनने के बाद भी गुलाम को एहसास था कि नाग खुद सांप की शक्ल इख्तियार कर सकता है और वो उसे हलाक करने की ताकत रखता है। चुनाचे गुलाम बैरोकस सांप की शक्ल में आते ही नीचे पहाड़ी ढलान की तरफ भाग गया। इतनी देर में नाग भी खिड़की में से कूद चुका था। उसने इधर उधर देखा। उसे गुलाम बैरोकस कहीं दिखाई न दिया। उसे अपने बालों की खुशबू बड़ी तेज महसूस हो रही थी। आखिर वो उस खुशबू की टो लेता झाड़ी में पड़े हुए तावीज तक पहुंच गया। नाग ने तावीज को उठाकर सूंघा। उसमें से उसे अपने बालों की खुशबू आ रही थी। नाग ने तावीज को खोला। उसके अंदर उसके बालों की जली हुई राख थी। नाग ने तावीज को बंद करके अपनी जेब में रख लिया और गुलाम बैरोकस की तलाश शुरू कर दी। वो ये समझ रहा था कि गुलाम बैरोकस तावीज फेंककर फरार हो गया है। नाग को गुलाम बैरोकस से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो उससे सिर्फ यही पूछना चाहता था कि उसे थिसोंग, अंबर और केटी के बारे में अगर कुछ मालूम हो तो उसे बताए। नाग ने गुलाम बैरोकस को 2-3 बार आवाजें दी, मगर गुलाम बैरोकस फुट भर के नीले सांप के रूप में पहाड़ी ढलान पर से फिसलता हुआ दूर नीचे गहरी खड्ड में पहुंच चुका था। नाग वापस मकान में आ गया। कनीजें और गुलाम उससे अपने आका के बारे में पूछने लगे कि उसका आका उसे देखकर भाग क्यों गया था। नाग ने कहा, कभी वो मेरा दोस्त था, लेकिन एक बात पर हमारा झगड़ा हो गया। अब मुझे देखकर वो ये समझा कि मैं उसे मारने आया हूँ। इसी डर से वो भाग गया है, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जल्द वापस आ जाएगा। मैं यहाँ रहकर उसका इंतजार करूंगा। कनीजें और गुलाम चुप हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। नाग ने कहा, मैं उसकी तलाश में जंगल की तरफ जाता हूँ। अगर वो खुद यहाँ आ जाए तो उसे कहना कि मैं उसका दोस्त भी हूँ और भाई भी हूँ। मैंने उसे माफ कर दिया है और अब सुलह सफाई करने के लिए यहाँ आया हूँ और वो मेरा इंतजार करे। गुलाम और कनीजों ने कहा कि वो ऐसा ही करेंगे। नाग ने मकान से निकलते ही जंगल में आकर उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिधर उसके ख्याल में गुलाम बैरोकस गया था। ये बात उसके गुमान में भी नहीं थी कि गुलाम बैरोकस सांप का रूप धारकर गहरी खड्ड में जाकर एक खुफिया जगह पर छुप गया है। गहरी खड्ड में वो बिल में घुस गया था। उसे यकीन था कि नाग को सब कुछ मालूम हो गया होगा कि मैंने ही उसे अंगूर का मशरूब पिलाकर बेहोश किया था और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अचानक उसे नाग के तावीज का ख्याल आया, जिसकी मदद से वो दोबारा इंसान की शक्ल में आ सकता था। जब उसे एहसास हुआ कि तावीज तो उसके पास नहीं है तो उसका दिल धक से रह गया। तावीज के बगैर तो वो सारी जिंदगी दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं आ सकेगा और हमेशा सांप ही की शक्ल में रहेगा।
गुलाम बैरोकस के तो खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए। वो कैसे सांप बनकर जिंदगी गुजारेगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे वापस जाकर तावीज को ढूंढना चाहिए। वो उसी वक्त सुराख में से निकलकर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। वो झाड़ियों, पत्थरों और घास में से गुजरता तेजी से भागा जा रहा था। अपने मकान के पिछवाड़े आकर उसने झाड़ी के पास वो जगह देखी जहां उसने सांप की शक्ल इख्तियार की थी। उसने सारे इलाके को छान मारा मगर उसे तावीज कहीं ना मिला। अब उसे एहसास हुआ कि उसने सामने से सांप की शक्ल मांगकर जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती की है। जब तक तावीज उसके पास वापस नहीं आ जाता वो कभी दोबारा इंसान की शक्ल में वापस नहीं आ सकेगा। गुलाम बैरोकस समझ गया कि कुदरत ने उसको उसके गुनाहों की सजा दी है, क्योंकि वो एक मुजरिम का साथी था और मुजरिम की मदद करने वाला भी मुजरिम ही होता है। गुलाम बैरोकस नीले सांप की शक्ल में अपने कमरे की खिड़की में से गुजरकर अपने मकान के सहन में आ गया।